जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी यूके में। ऑनलाइन स्टडी यूके में हम बात करने वाले हैं आज लेक्चर नंबर 23। ठीक है, लेक्चर नंबर 23 है आज का, जिसमें हम बात करेंगे 50 क्वेश्चंस के बारे में। ठीक है, 50 क्वेश्चन हमारे होंगे हिंदी और इंग्लिश में, दोनों में आपको कराए जाएंगे। ठीक है, जिससे इंग्लिश वालों को भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, हिंदी में तो हम करा ही रहे हैं। ठीक है, तो ज़्यादा ज़्यादा लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब ज़रूर करें अगर आप हमारे चैनल में नए हैं। तो इससे पहले कि 22 वीडियो हम बना चुके हैं इस सीरीज में। अन्य वीडियो भी हमारी वनदरोगा से रिलेटेड काफ़ी वीडियो इस चैनल में हैं, आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाके। ठीक है, तो ज़्यादा ज़्यादा शेयर कर दें। तो आइए बात करते हैं। ठीक है, तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, कुनैन जो मलेरिया के लिए एक प्रमुख औषधि है वह किससे प्राप्त होती है। ठीक है, जो कुनैन होती है, कुनैन जो मलेरिया के लिए एक औषधि के रूप में काम करी जाती है। ठीक है, तो यह किससे प्राप्त होती है। फ्रॉम whom does quinine which is a major medicine for malaria be obtained। ठीक है, तो किससे होती है। आवर्तबीजी पादप से, यानी कि फ्रॉम द बोविन प्लांट, बैक्टीरिया। ठीक है, फ्रॉम बैक्टीरिया, यीस्ट एंड एल्गी यानी कि शैवाल से। ठीक है, एल्गी यानी कि शैवाल से किससे प्राप्त होती है कुनैन। कुनैन प्राप्त होती है हमारी जो आवर्तबीजी पादप होते हैं। ठीक है, इसे हम फ्रॉम द बोवियन प्लांट, बोवियन प्लांट होता है जो, उससे आवर्तबीजी पादप से प्राप्त होती है। ठीक है, तो बात करें जो कुनैन होती है, ठीक है, आवर्तबीजी पादप से प्राप्त होती है। कुनैन हमें मलेरिया के उपचार में एक प्रमुख औषधि के रूप में हमारे कार्य करती है। ठीक है, जिसे सिनकोना, कौन से कौन से पौधे से निकलती है, ये सिनकोने नामक पौधे से निकलती है। उसकी जो छाल होती है, ठीक है, सिनकोना नामक जो पौधा होता है उसकी छाल से कुनैन प्राप्त की जाती है। ठीक है, और यह क्या है, एक आवर्तबीजी पादप है, पादप पौधा है। ठीक है, यानी कि क्या है, आवर्तबीजी पादप है। तो कुनैन इज अ मेजर मेडिसिन फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया विच इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द बार्क ऑफ अ प्लांट कॉल्ड सिनकोना। ठीक है, सिनकोना की छाल से, बार्क ऑफ प्लांट सिनकोना की छाल से। ठीक है, दिस प्लांट इज एंग्लिसाइज्ड। ठीक है, आवर्तबीजी पौधा होता है, ये आवर्तबीजी पादप होता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात हम करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा मानव निर्मित धान्य है जो प्रकृति में नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो प्रकृति में कौन सा मानव निर्मित धान्य जो है, कौन सा प्रकृति में नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो प्रकृति में कौन सा नहीं पाया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मैन मेड ग्रेन दैट इज नॉट फाउंड इन नेचर। ठीक है, तो बोना गेहूं यानी कि ड्रॉप्ड व्हीट। ठीक है, ड्रॉप्ड व्हीट। हाइब्रिड कॉर्न, संकर यानी कि मक्का, संकर मक्का। ट्रिटिकेल एंड सोयाबीन। ठीक है, तो कौन सा ऐसा पौधा होता है जो मानव निर्मित, मैन मेड धान्य है। ठीक है, मैन मेड ग्रेन है और जो प्रकृति में, नेचर में नहीं पाया जाता है। ठीक है, मैन मेड होता है। तो ये कौन सा होता है, ये होता है आपका आंसर है, आंसर नंबर 3, यानी कि जो ट्रिटिकेल होता है, ट्रिटिकेल, वह एक क्या है, मानव निर्मित धान्य होता है। ठीक है, मानव निर्मित धान्य होता है। बात करें ट्रिटिकेल जो होता है मानव निर्मित अनाज जो होता है, धान्य होता है जो प्रकृति में नहीं पाया जाता है। ठीक है, वैज्ञानिकों ने इस संकर पौधे को प्रयोगशाला में गेहूं तथा राई के परस्पर संकरण द्वारा, जो परस्पर उसका मतलब एक हाइब्रिड निकाला है, गेहूं और राई को मिला के तैयार किया गया है। ठीक है, ट्रिटिकेल इज अ मैन मेड ग्रेन साउंड दैट इज नॉट फाउंड इन नेचर।
ठीक है। साइंटिस्ट मेड दिस हाइब्रिड प्लांट बाय मिक्सिंग व्हीट एंड राई। किसको? व्हीट और गेहूं और राई को मिलाकर क्या बनाया गया है? ट्रीटिकेल बनाया गया है। ठीक है, ट्रीटिकेल बनाया गया है जो मानव निर्मित है, प्रयोगशाला में ये बनाया गया है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें हम, तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है सूक्ष्म में जो सूक्ष्म जीवाणुओं को निम्न में से किसके द्वारा देखा जा सकता है? ठीक है, जो सूक्ष्म जीवाणु होते हैं उनको निम्न में से किसके द्वारा देखा जा सकता है? तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन बी सीन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन बी सीन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। नंबर ए हो गया खाली आंखों द्वारा यानी कि विद एम्पटी आइज, और बी हो गया कंपाउंड माइक्रोस्कोपिक कंपाउंड सूक्ष्मदर्शी द्वारा, और सी हो गया आपका हैंड लेंस द्वारा। ठीक है, बाय हैंड लेंस, और चौथा हो गया आपका इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी द्वारा बाय इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ठीक है, के द्वारा। तो किसके द्वारा ये होता है? ये आपका देखा जाता है जो कंपाउंड सूक्ष्मदर्शी होता है। ठीक है, कंपाउंड सूक्ष्मदर्शी, उसके द्वारा क्या होता है? सूक्ष्म जीवाणुओं को देखा जाता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम सीन कर सकते हैं। ठीक है, बात करें माइक्रो जो सूक्ष्मदर्शी कंपाउंड सूक्ष्मदर्शी होता है हमारा, उसके द्वारा हम आसानी से इसे देख सकते हैं। ठीक है, सूक्ष्म जीवाणुओं को हम सीन कर सकते हैं। ठीक है, तो जो जीवाणु अति सूक्ष्म एवं साधारण जीव हैं और जिनकी लंबाई 2 से 4 माइक्रोन तक होती है, तो कुछ जीवाणु जो 60 माइक्रोन तक की लंबाई के होते हैं, और कुछ जो सूक्ष्म जीवाणुओं को जो होते हैं वो कंपाउंड सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखा जा सकता है। ठीक है, क्योंकि यह किसी वस्तु को जो सूक्ष्मदर्शी होता है, ये जो कंपाउंड सूक्ष्मदर्शी होता है, ये क्या करता है? इसकी जो क्षमता होती है 1500 से 2000 गुना बढ़ा कर दिखाने की क्षमता इसमें होती है। ठीक है, बात करें द बैक्टीरियम इज अ वेरी स्मॉल एंड सिंपल ऑर्गेनिज्म दैट हैज ए लेंथ ऑफ 2 to 4 माइक्रोन्स। ठीक है, तो सम बैक्टीरिया आर अप टू 60 माइक्रोन्स इन लेंथ। ठीक है, और सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन बी सीन बाय कंपाउंड माइक्रोस्कोप्स, और बिकॉज इट शो एंड द ऑब्जेक्ट इंक्रीजिंग बाय द 1500 टू 20 मतलब 2000 टाइम्स। ठीक है, 2000 यानी कि 1500 से 2000 गुना ये क्या करता है? बड़ा दिखाता है ऑब्जेक्ट को। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हो गया क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 की हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है प्रथम पोषक। ठीक है, पोषक, प्रथम पोषक स्तर के अंतर्गत निम्न में से कौन से जीव आते हैं? ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म फॉल अंडर द फर्स्ट न्यूट्रिएंट लेवल। ठीक है, न्यूट्रिएंट लेवल, तो फर्स्ट न्यूट्रिएंट लेवल के अंतर्गत कौन से ऑर्गेनिज्म आते हैं? ठीक है, शाकाहारी जंतु, वेजिटेरियन एनिमल हो गया। ठीक है, मांसाहारी जंतु, कार्निवोरस एनिमल हो गया, और सर्वभक्षी जंतु, ओमनिवोरस एनिमल हो गया, और हरित पादप यानी कि ग्रीन प्लांट। तो कौन से होते हैं? इसमें होता है जो आपका उत्तर है ग्रीन प्लांट, यानी कि क्या होता है? ग्रीन प्लांट यानी कि हरित पादप। ठीक है, हरित पादप जो होते हैं क्या करते हैं? पोषक स्तर में प्रथम जो पोषक स्तर होता है उसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है, फर्स्ट न्यूट्रिएंट लेवल कौन सा होता है? ग्रीन प्लांट होता है। ठीक है, तो बात करें जो वे होते हैं ये हरित पादप क्या होते हैं? वे सभी पौधे जो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं। ठीक है, जो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं, तो क्या होते हैं? ये प्राथमिक पोषक के उत्पादक कहलाते हैं। ठीक है, क्या कहलाते हैं? प्राथमिक पोषक के उत्पादक कहलाते हैं, और
क्या होता है, पौधे जो प्रकाश संश्लेषण में हरे रंग के लवक की सहायता से जो भोजन बनाते हैं वो क्या करते हैं, वो क्लोरोफिल के कारण ही पौधे क्या होते हैं, हरे होते हैं। ठीक है, क्लोरोफिल के कारण ही पौधे क्या होते हैं, हरे रंग होता है पौधों का। ठीक है, तो ऑल दूज प्लांट विच प्रोड्यूस्ड फूड बाय फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण आर कॉल्ड द प्राइमरी न्यूट्रिएंट प्रोड्यूसर्स। ठीक है, एंड क्या होता है, प्लांट डू द फोटोसिंथेसिस विद द हेल्प ऑफ ग्रीन पिगमेंट, प्लांट आर ग्रीन ड्यू टू क्लोरोफिल। ठीक है, तो नेक्स्ट हो गया क्वेश्चन नंबर हमारा 5। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, क्वेश्चन नंबर हमारा 5 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, सिनकोना की छाल से प्राप्त औषधि को मलेरिया के लिए उपचार में प्रयुक्त किया जाता था। ठीक है, जिस कृत्रिम औषधि ने इस प्राकृतिक उत्पाद को प्रतिस्थापित किया है वह है, ठीक है, तो सिनकोना से क्या होता था, सिनकोना की छाल से क्या करते थे, मलेरिया का उपचार किया जाता था। लेकिन इसे जो प्राकृतिक जो कृत्रिम जो अभी जो आर्टिफिशियली मेडिसिन आई हुई है उसे किसने रिप्लेस करा। ठीक है, तो किसने करा, जो क्लोरोमाइसिटीन, क्लोरोफिन, टेट्राक्लाइसिन और एम्पिलिसिन। ठीक है, एम्पिलिसिन। ठीक है, तो कौन सी है, द ड्रग डेरिव्ड फ्रॉम द बार्क ऑफ सिनकोना वाज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया। द आर्टिफिशियल मेडिसिन्स दैट रिप्लेस्ड दिस नेचुरल प्रोडक्ट इज। ठीक है, तो कौन सी है, इसका आपका आंसर है क्लोरोफिन। ठीक है, क्या है, क्लोरोफिन। ठीक है, क्लोरोफिन है। ठीक है, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन भी बोलते हैं। ठीक है, तो हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन भी बोलते हैं, तो क्लोरोफिन ये की बात है कि ठीक है, तो इसको क्या है, इसको हाल ही में जो कोरोना वायरस हुआ था इसमें भी यूज किया जा रहा था हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन को। ठीक है, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। ठीक है, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो बात करें जो कुनैन होती है, जो कुनैन है उसका जो कुनैन नामक क्या होते हैं, एल्केलाइड्स जो होते हैं सिनकोना पौधे की छाल से तैयार किए जाते हैं। ठीक है, जो कि क्या करते हैं, मलेरिया के उपचार में उपयोगी हैं। किंतु जो क्लोरोफिन है वो क्लोरोफिन नामक क्या है, कृत्रिम औषधि के इस प्राकृतिक उत्पाद को प्रतिस्थापित किया है इसने, जो क्लोरोफिन ने। ठीक है, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, तो जो एल्कलाइड्स होते हैं वो नोन एज कुनैन आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द बार्क ऑफ द सिनकोना प्लांट विच इज यूजफुल इन मलेरिया ट्रीटमेंट बट एन आर्टिफिशियल ड्रग्स कॉल्ड क्लोरोफिन। ठीक है, क्लोरोफिन हैज़ रिप्लेस्ड इन नेचुरल प्रोडक्ट। ठीक है, तो कौन सी मलेरिया की दवाई को किसने रिप्लेस करा है, ये कला है आपका क्लोरोफिन ने, यानी कि हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन भी बोल सकते हैं हम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात हम करें तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है, ऑर्की बैक्टीरिया के एक समूह को उत्पादन के लिए उपयोग में लाया जाता है, निम्न में से वह समूह कौन सा है। ऑर्की बैक्टीरिया के एक समूह को उत्पादन के लिए उपयोग में लाया जाता है, निम्न में से वह समूह कौन सा है, एथेन के, मैथेन के, अम्ल के और एल्कोहल की। ठीक है, अ ग्रुप ऑफ ऑर्की बैक्टीरिया आर यूज्ड फॉर प्रोडक्शन विच ग्रुप्स इज दैट। ठीक है, तो वह ग्रुप कौन सा है, वह समूह कौन सा है। ठीक है, एथेन, मीथेन एंड एसिड हो गया एंड एल्कोहल हो गया। ठीक है, तो कौन सा होता है, ये होता है आपका मीथेन। ठीक है, क्या होता है, मीथेन समूह होता है, मीथेन ग्रुप होता है। ठीक है, मीथेन ग्रुप होता है।
तो बात करें जो मीथेन ग्रुप होता है, जो ऑर्की बैक्टीरिया जो होता है, ऑर्की बैक्टीरिया के लक्षण जो होते हैं वो सामान्य जीवाणुओं में क्या होते हैं, भिन्न होते हैं, सामान्य जीवाणुओं से भिन्न होते हैं। जो सिम्टम्स ऑफ द ऑर्की बैक्टीरिया डिफर फ्रॉम नॉर्मल बैक्टीरिया, यानी कि डिफरेंस फ्रॉम नॉर्मल बैक्टीरिया, नॉर्मल बैक्टीरिया से क्या होते हैं, ऑर्की बैक्टीरिया के जो सिम्टम्स होते हैं वो एक अलग होते हैं या भिन्न होते हैं, ठीक है, डिफरेंस होते हैं। तो इनके 9 मिथेजोनस समूह अवायवीय होते हैं तथा यह क्या करते हैं, दलदल वाले स्थानों तथा पशुओं के रुमेन में पाई जाती है। जो मीथेन होती है वो कहाँ पाई जाती है, जहाँ दलदल वाला स्थान होता है, और कहाँ पाई जाती है, पशुओं के जो जानवर होते हैं उनके कहाँ पाई जाती है, रुमेन में पाई जाती है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हो गया क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 7 हमारा है, अधिकांश कीटों में श्वसन किसके द्वारा होता है, ठीक है। तो अधिकांश कीटों में श्वसन किसके द्वारा होता है, रेस्पायरेशन ओक्योर्स इज मोस्ट इंसेक्ट बाय, ठीक है, इंसेक्टेज बाय रेस्पिरेशन जो होता है, रेस्पिरेशन की जो क्रिया है अधिकांशतः कीटों में कहाँ होती है, ठीक है, किसके द्वारा होती है, त्वचा द्वारा, क्लोम द्वारा, फेफड़ों से, वातक तंत्र द्वारा, ठीक है, बाय स्किन, बाय क्लोम, बाय लंग्स और बाय द विंड सिस्टम, ठीक है। तो इसको हम वातक तंत्र द्वारा भी कह सकते हैं, ठीक है। तो किससे होती है, ये होती है वातक तंत्र द्वारा, ठीक है, बाय विंड सिस्टम, यानी कि जो इंसेक्ट होते हैं, कीड़े होते हैं, कीट होते हैं, उनमें क्या होता है, ये वातक तंत्र होते हैं, ठीक है, वातक तंत्र होते हैं, ट्रैकी बोलते हैं इन्हें, और इनमें क्या होते हैं, यहाँ से ये क्या करते हैं, श्वसन क्रिया करते हैं, ठीक है, वातक तंत्रों द्वारा, वातक छिद्र होते हैं इनके, ठीक है, यहाँ से ये सांस श्वसन लेते हैं, श्वास लेते हैं, ठीक है। तो सभी कीटों में श्वसन की क्रिया होती है, जिसके दौरान क्या होती है, ऑक्सीजन क्या होती है, शरीर के अंदर ग्रहण करते हैं, जो कीट होते हैं शरीर के अंदर क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, और जो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कर देते हैं, बाहर निकाल देते हैं। ऑल इंसेक्ट हैव द रेस्पिरेशन ड्यूरिंग विच दे ऑब्जर्व ऑक्सीजन, क्या करते हैं, ऑक्सीजन को तो ऑब्जर्व करते हैं, और इनसाइड द बॉडी एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड। कौन, इंसेक्ट, जो कीट पतंग वगैरह होते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हो गया क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, जो प्याज के छिलके उतारने पर आंसू आते हैं, प्याज के छिलके उतारने पर आंसू आते हैं, क्योंकि प्याज क्या करता है, निष्कासित करता है, क्या निष्कासित करता है प्याज, सल्फोनिक अम्ल, सल्फेनिक अम्ल, एमिनो अम्ल और कार्बोलिक अम्ल, ठीक है। तो वाई डू टीयर्स कम व्हेन द ओनियंस पील्स आर रिमूव्ड बिकॉज ऑन ओनियन एक्सपेल, ठीक है। तो क्या होता है, सल्फोनिक एसिड, सल्फेनिक एसिड, एमिनो एसिड और कार्बोलिक एसिड, ठीक है। तो कौन सा होता है, सल्फेनिक एसिड जो होता है, क्या होता है, सल्फेनिक एसिड जो होता है क्या करता है, ये आंसू आने का जो प्याज छिलते हैं तो ये प्याज में उपस्थित रहता है सल्फेनिक एसिड, ठीक है, क्या, सल्फेनिक एसिड। प्याज काटने पर क्या होता है, सिंथेज नामक जो एंजाइम होता है, तो प्याज में कौन सा एंजाइम होता है, सिंथेज नामक एंजाइम होता है, कौन सा, सिंथेज नामक एंजाइम होता है प्याज में, और जो वो निष्कासित करता है प्याज, ठीक है। तो सिंथेज जो एंजाइम होता है वो क्या करता है, प्याज में उपस्थित सल्फाइड को क्या कर देता है, सल्फेनिक अम्ल में क्या कर देता है, चेंज कर देता है, किसको, सल्फाइड को क्या कर देता है, सल्फेनिक अम्ल में परिवर्तित कर देता है, ठीक है। ओनियन कटिंग एक्सपेल्स एंड द एंजाइम कॉल्ड सिंथेज, ठीक है। द सिंथेज एंजाइम्स कन्वर्ट सल्फाइड प्रेजेंट इन ओनियन इनटू सल्फेनिक एसिड, ठीक है। तो नेक्स्ट हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, जमी हुई झील के अंदर मछली जीवित रह सकती है,
इसका कारण निम्न में से हो सकता है। जमी हुई झील के अंदर मछली जीवित रह सकती है, इसका कारण निम्न में से हो सकता है। ठीक है, मछलियां उष्ण रक्त वाली जीव हैं। मछलियां बर्फ में शीत निद्रा में रहती हैं। तलों के निकट पानी में नहीं जमता है और बर्फ ऊष्मा का सुचालक है। ठीक है, तो जमी हुई झील के अंदर मछली जीवित रह सकती है, इसका कारण निम्न में से हो सकता है। व्हाट इज द रीजन दैट फिशेज सर्वाइव इनसाइड द फ्रोजन लेक? ठीक है, तो जमी हुई लेक में कैसे सर्वाइव करती हैं फिशेज? तो फिश आर वार्म ब्लडेड क्रिएचर, यानी कि मछलियां उष्ण रक्त वाली जीव हैं। फिश लिव इन कोल्ड डर्मोसी इन द स्नो and water does not freezes near in the bottom, and ऑप्शन नंबर डी आपका है आइस इज अ कंडक्टर ऑफ हीट। ठीक है, तो कौन सा है आपका आंसर? आपका आंसर है तलों के निकट क्या होता है? जो पानी नहीं जमता है। तलों में क्या होता है? पानी नहीं जमता है। तालाब के जो ऊपरी ऊपरी परत होती है उसमें क्या होता है? बर्फ जम जाती है और उसके नीचे क्या होता है? बर्फ नहीं जमी रहती है। तभी क्या कर लेती हैं मछलियां जो होती हैं, अपना जीवन, अपना लाइफ क्या कर लेती हैं? सरवाइव कर लेती हैं वहाँ फ्रोजन लेक में। ठीक है, तो बात करें इन द विंटर रीजन जो होता है, ठीक है, तो क्या करते हैं? तो तलू में जो होता है, जो वाटर डज नॉट फ्रीजेज नियर इन द बॉटम। ठीक है, तो बात करें जो सर्दियां होती हैं, सर्दियों के मौसम में जब तापमान क्या होता है? जल का हिमांक के बिंदु से कम हो जाता है, तब क्या होता है? झीलें और नदियां क्या होती हैं? जम जाती हैं। हिमांक पॉइंट से कम होता है, फ्रीजिंग जो पॉइंट होता है उससे क्या होता है? तापमान, जल का तापमान कम हो जाता है, तो क्या होती हैं? झील और नदियां क्या होती हैं? जम जाती हैं। और परंतु इस दशा में क्या होता है? झील और नदी का केवल क्या होता है? ऊपरी परत ही जमती है, पूरी नीचे तक नदी, बॉटम तक नदी नहीं जमती है। इन द विंटर सीजन व्हेन द आउटसाइड टेम्परेचर डिक्रीजेज बिलो द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, लेक्स एंड रिवर्स फ्रीजेज, बट इवन इन द this condition only the upper layer of the lake और river is deposited। ठीक है, तो ये होता है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो जल के बाहर निकाल लेने पर मछली मर जाती है, इसका कारण है। ठीक है, तो जल से बाहर निकालने पर मछली क्या होती है? मर जाती है। तो इसका कारण क्या है? उन्हें ऑक्सीजन अधिक मात्रा में प्राप्त होती है, उनका शारीरिक तापमान बढ़ जाता है, वे श्वास नहीं ले पाती हैं, और आपका ऑप्शन नंबर डी जो है, वे जल में नहीं चल पाती हैं। ठीक है, तो क्या होता है? दे आर गेट हाई अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, देयर फिजिकल टेम्परेचर इंक्रीजेज, सी कांट ब्रीथ, एंड फॉर ऑप्शन नंबर डी जो है आपका, दे कैन नॉट वॉक इन वाटर। ठीक है, तो जल से निकाल देने पर क्या होता है? अगर मछली को द कॉजेज ऑफ अ फिश डाई व्हेन द टेकन आउट ऑफ द वाटर, तो क्या होगा? सी कांट ब्रीथ, क्या हो? वे क्या करती हैं? सांस नहीं ले पाती हैं। ठीक है, तो जल में ही वो सांस ले पाती हैं, बाहर क्या करती हैं? सांस नहीं ले पाती हैं। ठीक है, तो बात करें जल में क्या होता है? जल में मछलियों को बाहर निकाल दिए जाने पर वे मर जाती हैं, क्योंकि वे श्वसन क्रिया नहीं कर पाती हैं। और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट इसमें है, मछलियों में क्या होता है? श्वसन के लिए क्या होते हैं? गलफड़े पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? गिल्स पाई जाती हैं ब्रीथिंग के लिए फिश में। और जो पूर्णतया क्या होते हैं? जल में घुली हुई ऑक्सीजन को ही ग्रहण करने के लिए अनुकूलित होते हैं। तो क्यों होता है? क्यों सांस नहीं लेते हैं? क्योंकि ऑक्सीजन तो बाहर भी होती है, तो ऑक्सीजन बाहर भी होती है, लेकिन उनको क्या होता है कि जल में जो ऑक्सीजन घुली होगी उसको आसानी से वो ग्रहण कर सकते हैं, बाकी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, उनके लिए अनुकूल कौन सी है? जल में घुलनशील ऑक्सीजन ही अनुकूल है। फिश हैव गिल्स फॉर ब्रीथिंग दैट आर परफेक्टली एडॉप्टेड टू एब्जॉर्ब डिसॉल्व ऑक्सीजन इन वाटर। ठीक है, डिसॉल्व ऑक्सीजन इन वाटर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर
11, क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सेब के फल में लाली का कारण है। ठीक है, जो सेब होता है, सेब का लाल होने का कारण क्या है? ठीक है, लाल होने का कारण क्या है? एंथोसाइनिन, लाइकोपिन, कैरोटीन और ज़ैंथोफिल। ठीक है, तो कौन होता है? व्हाट कॉजेज रेडनेस? ठीक है, व्हाट कॉजेज रेडनेस इन एप्पल फ्रूट? ठीक है, तो क्या होता है? एंथोसाइनिन, लाइकोपिन, कैरोटीन, ज़ैंथोफिल। क्या होता है? ये होता है आपका एंथोसाइनिन होता है। क्या होता है? एंथोसाइनिन। द कॉजेज ऑफ रेडनेस इन एप्पल फ्रूट इज वेरिसेला कॉल्ड इज एंथोसाइनिन। ठीक है, एंथोसाइनिन होता है। ठीक है, जो वर्णक होता है एंथोसाइनिन होता है। जो सेब में फल का लाली का कारण एंथोसाइनिन नामक क्या होता है? वर्णी लवक होता है। ठीक है, तो लाल रंग के वर्णक क्या होते हैं? जैसे कैरोटीन। कैरोटीन किस में होता है? कैरोटीन होता है आपका गाजर में होता है। किस में होता है कैरोटीन? गाजर में होता है। टमाटर में क्या होता है? लाइकोपिन होता है। टमाटर में क्या होता है? लाइकोपिन होता है वर्णक। ठीक है, और जो पीले रंग के वर्णक की बात करें तो जैसे क्या होता है? ज़ैंथोफिल। ज़ैंथोफिल किस में होता है? ज़ैंथोफिल हल्दी में होता है। किस में होता है? ज़ैंथोफिल हल्दी में होता है। और चुकंदर में कौन सा होता है? विटामिन का वर्णक होता है चुकंदर में। ठीक है, क्या होता है? विटामिन का वर्णक होता है चुकंदर में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 12 हमारा है, पपीते में पीले रंग का कारण है। ठीक है, तो जो पपीता होता है, पपाया, उसमें पीले रंग का कारण है। पीले रंग का कारण पपीते में क्या होता है? डज पपाया कॉजेज येलो इन कलर? ठीक है, तो येलो कलर पपाया में क्यों होता है? ये पपेन के कारण, लाइकोपिन के कारण, कैरिकाजेंथिन के कारण और कैरोटीन के कारण। किसके कारण होता है? पपेन के कारण, लाइकोपिन, कैरिकाजेंथिन और कैरोटीन। ठीक है, तो किसके कारण होता है? ये आपका होता है कैरिकाजेंथिन के कारण पपीते का पीला रंग होता है। ठीक है, येलो कलर होता है पपीते का कैरिकाजेंथिन के कारण। ठीक है, बात करें जो कैरिकाजेंथिन है, ठीक है, जो पपीता है उसका वानस्पतिक नाम जो है, जो द बॉटनिकल नेम ऑफ पपाया इज कैरिका पपाया। ठीक है, क्या है? कैरिका पपाया क्या होता है? बॉटनिकल नेम ऑफ पपाया, यानी कि पपीते का वानस्पतिक नाम अगर पूछता है तो कैरिका पपाया बोला जाता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है? कैरोटीन की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। द papain एंजाइम प्रेजेंट इन दिस हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। और ये क्या करता है? इसमें उपस्थित जो पपेन एंजाइम होता है, कौन सा एंजाइम होता है? कैरोटीन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इसमें कौन सा एंजाइम होता है? पपेन एंजाइम होता है। और क्या करता है? ये प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है। ठीक है, द पपेन एंजाइम प्रेजेंटेड इन द हेल्प ऑफ डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। ठीक है, तो ये क्या होता है? कैरोटीन इज नॉट फाउंड इन एबंडेंस इन इट। ठीक है, तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें तो द्रवित ऑक्सीजन या द्रवित हाइड्रोजन को औद्योगिक स्तर पर प्राप्त करने में प्रयुक्त प्रौद्योगिकी क्या कहलाती है? ठीक है, जो अभी हमारा पेंडेमिक चल रहा है जिसमें कि ऑक्सीजन की कमी चल रही है कोरोना के काल में। ठीक है, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाता है, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है इसकी दृष्टि से। ठीक है, काफ़ी जगह ये पूछा जाता है ये। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 13 हमारा है द्रवित ऑक्सीजन या द्रवित हाइड्रोजन। ठीक है, द्रवित हाइड्रोजन और द्रवित ऑक्सीजन का औद्योगिक स्तर पर प्राप्त करने में प्रयुक्त प्रौद्योगिकी क्या कहलाती है? What is the technology used to obtain the liquefied oxygen and liquefied hydrogen at the industrial level? इंडस्ट्रियल लेवल में लिक्विफाइड ऑक्सीजन और लिक्विफाइड हाइड्रोजन को प्राप्त करने के लिए कौन सी टेक्नोलॉजी हम यूज करते हैं? तो कौन सी करते हैं? पायरोटेनिक्स, पायरोमेटी, हाइड्रोपोनिक्स और
क्रायोजेनिक्स। ठीक है, तो कौन सी टेक्नोलॉजी हमारी होती है जो, ठीक है, तो कौन सी होती है हमारी, आपका आंसर है क्रायोजेनिक्स होती है। ठीक है, क्या होती है, क्रायोजेनिक जो टेक्नोलॉजी होती है उसमें हम क्या कर सकते हैं, जो द्रवित ऑक्सीजन और द्रवित हाइड्रोजन को औद्योगिक स्तर पर हम इससे प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, जिसमें द्रवित ऑक्सीजन और द्रवित हाइड्रोजन को औद्योगिक स्तर पर प्राप्त किया जाता है। और एक क्रायोजेनिक जो होता है वायु शोधन संयंत्र में हवा में पाई जाने वाली प्राकृतिक ऑक्सीजन के आंशिक आसवन द्वारा द्रवित ऑक्सीजन प्राप्त की जाती है। ठीक है, इन दिस लिक्विफाइड ऑक्सीजन और लिक्विफाइड हाइड्रोजन इज ऑब्टेन्ड एट द इंडस्ट्रियल लेवल। लिक्विफाइड ऑक्सीजन इज ऑब्टेन्ड बाय पार्शियली डिस्टिलाइजेशन करा जाता है, उसका पार्शियल आसवन द्वारा क्या करा जाता है, आंशिक आसवन द्वारा उसे क्या करा जाता है, शुद्ध यानी कि डिस्टिलाइजेशन करा जाता है। और नेचर ऑक्सीजन को, किसको, नेचर ऑक्सीजन को क्या करा जाता है, डिस्टिलाइजेशन करा जाता है। और फाउंड इन नियर एयर ऑफ क्रायोजेनिक एयर प्यूरिफिकेशन प्लांट। ठीक है, क्रायोजेनिक एयर प्यूरिफिकेशन प्लांट में। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हो गया क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 की हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 14 है, खमीर निम्न में से किसका उदाहरण है। ठीक है, तो खमीर निम्न में से किसका उदाहरण है। यीस्ट एज एन एग्जाम्पल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, यीस्ट इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, जीवाणु बैक्टीरिया, कवक फंगी एंड वायरस विषाणु शैवाल हो गए। ठीक है, तो किसमें ये खमीर किसका उदाहरण होता है, खमीर जो होता है किसका होता है, कवक यानी कि फंगी का। ठीक है, फंगस, फंगी। ठीक है, फंगी का होता है खमीर। एक क्या है, कोशिकीय सूक्ष्म जीव होता है। यीस्ट इज यूनिसेलुलर माइक्रोब्स होता है, क्या होता है, यूनिसेलुलर माइक्रोब्स होता है खमीर, यीस्ट। ठीक है, और इट इज अ फंगस फाउंड इन द एबुडेंस इन ऑर्गेनिक मैटर ऑफ कंटेनिंग शुगर। ठीक है, यह क्या होता है, शर्करा युक्त कार्बनिक पदार्थों में बहुतायत से पाए जाने वाले विशेष प्रकार का कवक होता है। ठीक है, शर्करा युक्त कार्बनिक पदार्थों में पाया जाता है ये खमीर। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हो गया क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 की हम बात करें, जो क्वेश्चन नंबर 15 हमारा है, ईस्ट और मशरूम निम्न में से क्या हैं। ईस्ट और मशरूम निम्न में से क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ईस्ट एंड मशरूम। तो क्या है, शैवाल, नग्नबीजी, फफूंद और गांठदार जड़ें। ठीक है, तो ये क्या होती हैं, जो फफूंद होती हैं, क्या होती हैं, फफूंद। ठीक है, तो इस प्रकार का होता है ये। ठीक है, तो इस प्रकार का होता है फफूंद। ठीक है, तो फफूंद होती हैं ईस्ट और मशरूम। ठीक है, तो बात करें ईस्ट और जो मशरूम होते हैं ये क्या होते हैं, एक पर्णहरित रहित होती हैं। और इनमें क्या होता है, हरा रंग नहीं होगा इनका। ठीक है, पर्णहरित रहित होती हैं, इनमें पर्णहरित नहीं होता है। और ये क्या करते हैं, संवहन ऊतक रहित होती हैं, संवहन ऊतक रहित भी होती हैं, जो कि भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर करते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं, भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर करते हैं। ये स्वयं प्रकाश की उपस्थिति फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया में अपना भोजन नहीं बनाते हैं। ठीक है, जो ईस्ट होता है वो एस्कोमाइसिटीड, जो माइसिटीज कुल का जो ग्रुप का है। ठीक है, जो ईस्ट होता है वो क्या होता है, एस्कोमाइसिटीज कुल का है। और जबकि जो मशरूम होता है वो होता है बेसिडी ओमाइसिटीज। ठीक है, ओमाइसिटीज ग्रुप का सदस्य मेंबर होता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हो गया क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 की हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर हमारा 16 है, जब एक चलती कार अचानक से बंद हो जाती है तो यात्री किस वजह से, ठीक है, किस वजह से आगे की ओर गिरता है। ठीक है, तो अगर एक चलती कार में अगर वो लगता है झटका आपने महसूस किया होगा, तो अचानक आदमी आगे की ओर चलता है, ब्रेक लगता है तो आगे की ओर
धक्का लगता है आदमी को, ठीक है, तो वो किस वजह से होता है, कौन सा वहां पे फोर्स काम करता है, ठीक है। व्हाट कॉज अ पैसेंजर टू फॉल फॉरवर्ड व्हेन अ मूविंग कार स्टॉप्स सडनली, ठीक है, तो क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, अपकेंद्रक बल, गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटेशनल फोर्स, रिलैक्सेशन इनर्शिया यानी कि विश्राम का जड़त्व, इनर्शिया ऑफ मोशन यानी कि गति के जड़त्व। तो क्या होता है इसमें, इसमें होता है इनर्शिया ऑफ मोशन। क्या होता है, इनर्शिया ऑफ मोशन यानी कि गति के जड़त्व, जड़त्व के कारण क्या होता है, जो आदमी होता है वो क्या होता है, आगे चला जाता है, ठीक है, क्या आगे आगे की ओर उसको झटका लगता है और आगे की ओर उसे वो गिर जाता है, ठीक है। तो इसके बाद बात करें गति का, जो जड़त्व का जो गति के जड़त्व का नियम है उसे क्या करते हैं, न्यूटन का फर्स्ट लॉ भी बोलते हैं। न्यूटन का फर्स्ट लॉ हम कहते हैं, जड़त्व के गुण पर आधारित है, इसीलिए इसे न्यूटन के पहले नियम को हम क्या बोल देते हैं, जड़त्व का नियम भी बोल देते हैं, ठीक है। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ वाज बेस्ड ऑन द इनर्शिया प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट दैट why Newton's first law is also called the law of inertia, ठीक है, क्या कहते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया, न्यूटन का पहला नियम भी कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट हो गया क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें तो एक शरीर की स्थिति के कारण उसके पास मौजूद ऊर्जा को क्या कहा जाता है, ठीक है, तो एक शरीर की स्थिति के कारण उसके पास मौजूद ऊर्जा को क्या कहा जाता है, ठीक है। द स्टेट ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड द एनर्जी ऑफ प्रोसेसेज, तो क्या कहा जाता है, उष्ण ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा। द स्टेट ऑफ बॉडी इज कॉल्ड एनर्जीज प्रोसेसेज, थर्मल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी। तो क्या होती है, ये होती है आपकी पोटेंशियल एनर्जी होती है। जब एक क्या होता है, शरीर क्या होता है, स्थित होता है, एक ही स्थिति में होता है शरीर, उसके कारण क्या होता है, उसके पास कौन सी ऊर्जा होती है, ये होती है आपकी पोटेंशियल एनर्जी होती है, स्थितिज ऊर्जा होती है, ठीक है। तो बात करें जो किसी निकाय में विद्युत आवेशों के विन्यास के कारण एक स्थितिज ऊर्जा होती है जिसे विद्युत स्थितिज ऊर्जा, इलेक्ट्रो पोटेंशियल एनर्जी या इलेक्ट्रॉनिक पोटेंशियल एनर्जी इसे कहते हैं, ठीक है। तो ड्यू टू configurations of the electric charge is in a body there is a potential energy called electric potential energy, electric potential energy। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा, निम्न में से किस प्रक्रिया, ठीक है, निम्न में से किस प्रक्रिया में ऊर्जा का उत्सर्जन होता है, निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में ऊर्जा का उत्सर्जन होता है, श्वसन, प्रकाश संश्लेषण, अंतर्ग्रहण और अवशोषण। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इमिट्स एनर्जी, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इमिट्स इमिट एनर्जी, रेसिपिरेशन, फोटोसिंथेसिस, इंटरसेप्ट और एब्जॉर्प्शन, ठीक है। तो किसमें ऊर्जा उत्सर्जित होती है, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो निम्न में से किस प्रक्रिया में ऊर्जा का उत्सर्जन होता है, किसमें होता है, श्वसन में यानी कि रेस्पायरेशन में होता है, श्वसन क्रिया यानी कि रेस्पायरेशन में ऊर्जा का उत्सर्जन होता है, ठीक है। जो श्वसन होता है, रेस्पायरेशन जो होता है वो क्या करता है, सांस लेने में क्या होता है, मदद करता है, और रेस्पायरेशन सांस लेने में, सांस लेने की क्रिया है, ठीक है। और सांस लेने में दो कार्य होते हैं, कितने कार्य होते हैं सांस लेने में, दो कार्य होते हैं। एक कार्य में बाहर की वायु शरीर के अंदर आती है और फुफ्फुस में जो फुसफुस होता है उसमें जाती है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हो गया क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें तो याद पेंडुलम जो होता है, ठीक है, यदि क्या होता है, यदि पेंडुलम क्या होता है, द्रव्यमान दोगुना हो जाता है पेंडुलम का, तो समय जो होती है, समय की अवधि में क्या परिवर्तन होगा, ठीक है। जो
पेंडुलम अगर यदि पेंडुलम का जो द्रव्यमान होता है उसे हम दुगना कर देंगे और उसका समय अवधि में क्या परिवर्तन होगा, दुगनी हो जाएगी, चार गुनी हो जाएगी, आधी हो जाएगी, समान हो जाएगी। ठीक है, तो क्या होगी, दुगनी हो जाएगी डबल, ठीक है, 4 टाइम और हाफ और इक्वल। ठीक है, तो कितनी हो जाएगी, अगर पेंडुलम का जो द्रव्यमान क्या होगा, मास क्या होगा, सेम होगा। इफ द मास ऑफ पेंडुलम इज डबल, क्या होगा, मास ऑफ द पेंडुलम इज डबल, व्हाट इज द इफेक्ट इन द टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड में क्या, मास हम डबल कर देंगे, तो मास अगर पेंडुलम का हम डबल कर देंगे तो जो हमारा पेंडुलम की जो समय अवधि है यानी कि टाइम पीरियड है पेंडुलम का, उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, वो एक समान रहेगी, इक्वल रहेगी। क्या रहेगी, इक्वल रहेगी। बात करें किसी खूंटी से लटके ऐसे भार को क्या कहते हैं, लोलक यानी कि पेंडुलम कहते हैं, जो स्वतंत्रता पूर्वक आगे पीछे झूल सकता है। ठीक है, क्या कर सकता है, स्वतंत्रता पूर्वक आगे पीछे झूल सकता है। और क्या बोलते हैं, पेंडुलम का द्रव्यमान दोगुना हो जाने पर समय अवधि समान होगी। ठीक है, इक्वल रहेगी। क्वेश्चन नंबर 20 हो गया। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 20 हमारा है, परमाणु रिएक्टर में भारी पानी का उपयोग किस रूप में किया जाता है। परमाणु रिएक्टर में भारी पानी का उपयोग किस रूप में किया जाता है। व्हाट इज द यूज ऑफ हैवी वाटर इन अ न्यूक्लियर रिएक्टर एज। ठीक है, तो किस रूप में किया जाता है, ईंधन यानी कि फ्यूल, शीतलक यानी कि कोल्ड करने के लिए, और मंदक हो गया मॉडरेटर के रूप में। इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। तो परमाणु रिएक्टर में भारी पानी का उपयोग किस रूप में किया जाता है, मंदक यानी कि मॉडरेटर के रूप में किया जाता है। ठीक है, किसके रूप में, मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है, D2O का। ठीक है, D2O का प्रयोग किसमें किया जाता है, मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसके बाद बात करें भारी जल जो होता है, भारी जल हाइड्रोजन के समस्थानिक ड्यूटेरियम का क्या है, ऑक्साइड होता है। किसका ऑक्साइड है, ड्यूटेरियम का ऑक्साइड है, हाइड्रोजन के समस्थानिक ड्यूटेरियम का ऑक्साइड होता है। इसमें 0.014%, 0.014% क्या होता है, साधारण जल होता है। ठीक है, क्या होता है, साधारण जल होता है। और इसके एक अणु में ऑक्सीजन का एक परमाणु हाइड्रोजन के 2 परमाणुओं से सहसंयोजी बंध से जुड़ा रहता है। ठीक है, तो हैवी वाटर इज द ऑक्साइड ऑफ आइसोटोप ड्यूटी लो ऑफ हाइड्रोजन, इट इज कंटेन 0.014% ऑर्डिनरी वाटर in one of the molecules of this, one atoms of oxygen is attached to 2 atoms of the hydrogen and co-binding। ठीक है, co-bonding। ठीक है, तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है हमारा, ध्वनि की गति सबसे तेज किसमें होती है। ध्वनि की गति सबसे तेज किसमें होती है। What is the fastest speed of sound? What is the fastest speed of sound? ठीक है, तो किसमें होती है, स्टील हवा एयर में, वाटर पानी में, वैक्यूम यानी कि ये भी निर्वात में। ठीक है, तो किसमें होती है, ये जो गति ध्वनि की गति सबसे ज्यादा किसमें होती है, स्टील में होती है। ठीक है, क्या किसमें होती है, स्टील में होती है। और बात करें ध्वनि का जो वेग होता है, स्टील में क्यों होता है, इसे एक माध्यम की आवश्यकता होती है। ठीक है, एक मीडियम की आवश्यकता होती है, तब इसमें सबसे ज़्यादा होती है। ध्वनि का वेग क्या होता है, 343 मीटर प्रति सेकंड होता है। जो नमकीन जल में ध्वनि का वेग कितना होता है, 1500 मीटर पर सेकंड होता है नमकीन जल में। ठीक है, और जो शुद्ध प्योर वाटर होता है, प्योर वाटर में ध्वनि जो होता है, साउंड की वेवलेंथ होती है 1435 मीटर पर सेकंड होती है। और जो इस्पात में ध्वनि का वेग कितना होता है सबसे ज़्यादा, 5148 मीटर पर सेकंड होता है, किसमें, स्टील में। ठीक है,
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 22 हमारा है ऑप्टिकल। ठीक है, ऑप्टिकल फाइबर का उपयोग निम्न में से किस में किया जाता है? ठीक है, ऑप्टिकल फाइबर यूज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग, ऑप्टिकल फाइबर इज यूज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, तो CST स्कैन, ठीक है, CST स्कैन, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड स्कैन और एंडोस्कोपी। ठीक है, तो किस में किया जाता है? जो हमारा ऑप्टिकल फाइबर है उसका प्रयोग किया जाता है एंडोस्कोप में। ठीक है, एंडोस्कोपी में प्रयोग किया जाता है इसका ऑप्टिकल फाइबर का। ठीक है, इसमें क्या होता है, अगर हम देखें, अगर यहाँ से हम प्रकाश को अगर गुजारना चाहें, अगर ऐसे ट्यूब में अगर हम यहाँ से करते हैं तो ये यहाँ पे ऐसे टकराएगा नहीं, बल्कि ये प्रकाश हम यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, तो ये संचार सिस्टम में एक क्रांति के रूप में देखी जा रही है। ठीक है, तो जो एंडोस्कोपी प्रक्रिया है ये फाइबर ऑप्टिक्स, ठीक है, इसका प्रयोग किया जाता है, उपयोग किया जाता है एंडोस्कोपी में। तो जो फाइबर ऑप्टिक्स है उसका जो संचारण प्रणाली है एक, और जिसमें क्या होता है, सूचनाओं की जानकारी एक स्थान से दूसरे स्थान में ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से प्रकाश बिंदुओं के रूप में भेजी जाती है। ठीक है, तो एंडोस्कोप एक ऐसा उपकरण है जिसका प्रयोग शरीर के खोखले अंगों अथवा छिद्रों के अंदर क्या करते हैं, जांच करने के लिए किया जाता है। फाइबर ऑप्टिक्स transmission is a system in which information is sent from the location to another via optical fiber as a point of light। ठीक है, as a point of light। और the endoscope is a devices used to examine inside the hollow organs of perfections of the body। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हो गया क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जब दूध को अच्छी तरह से मथ लिया जाता है, ठीक है, जब दूध को अच्छी तरह से मथ लिया जाता है तो उसमें से क्रीम किस बल के कारण अलग हो जाती है? ठीक है, व्हेन मिल्क इज द चूरन्ड वेल ड्यू टू विच फोर्स द क्रीम सेपरेटेड फ्रॉम इट। ठीक है, तो क्रीम कैसे सेपरेट निकल आती है, कौन से फोर्स लगता है इसमें, कौन सा फोर्स काम करता है? अपकेंद्रीय बल, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, केंद्राभिमुख बल, सेंटर ओरिएंटेड फोर्स, ठीक है, घर्षण बल हो गया, फ्रिक्शन फोर्स, एंड गुरुत्वाकर्षण बल, यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, तो कौन सा होता है इसमें? आपका होता है सेंट्रीफ्यूगल जो फोर्स होता है। ठीक है, अपकेंद्रीय बल जो होता है, ठीक है, अपकेंद्रीय बल के कारण क्या होता है, क्रीम क्या होता है, अलग हो जाता है। ठीक है, दूध से क्या होता है, क्रीम क्या होता है, अलग हो जाता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अपकेंद्रीय बल के कारण। ठीक है, इसके बाद जो अपकेंद्रीय बल है वह बल होता है जिसके कारण किसी गतिज वस्तु में, गतिशील वस्तु में क्या होता है, जो गतिशील वस्तु होती है वो केंद्र से दूर भागती है। जैसे ये घूम रहा है, ठीक है, तो ये यहाँ को भाग रहे हैं, क्या होता है, केंद्र जो है यहाँ से सेंटर से भागते हैं। ठीक है, जो भागने की प्रवृत्ति होती है। और यह वो आभासी बल है जो अभिकेंद्रीय बल के समान विपरीत दिशा में कार्य करता है। ठीक है, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज द force due to which of moving object has a tendency to run away from the center or is a virtual force that act in the same and opposite direction as a centripetal force। ठीक है, जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में कार्य करता है। ठीक है, अब बात करें जो अपकेंद्रीय बल है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, उसकी यूनिट क्या होती है? बात करें यूनिट की, ठीक है, जो यूनिट होती है इसकी यूनिट आपकी होती है न्यूटन। ठीक है, क्या होती है, न्यूटन होती है इसकी यूनिट। ठीक है, और जो इसका बात करें हम, न्यूटन होती है और इसका वो क्या होता है, F इक्वल टू, ठीक है, F इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर
आर होता है। ठीक है, इसका जो फॉर्मूला की अगर पूछता है सेंट्रीफ्यूगल अपकेंद्रीय बल का, तो F इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर आर होता है, जहां F क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है, अपकेंद्रीय बल होता है। और बात करें m की, तो m क्या होता है, मास होता है, द्रव्यमान। ठीक है, और जो आपका ओमेगा होता है वो एंगुलर वेलोसिटी होती है, और जो r होता है वो होती है डिस्टेंस फॉर्मेशन होती है। ठीक है, तो इसके बाद नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करें नेक्स्ट में, तो क्वेश्चन नंबर 24 हमारा है, कोई व्यक्ति जो बिना चश्मे के, ठीक है, कोई व्यक्ति जो बिना चश्मे के अखबार पढ़ने में असमर्थ है, वह निम्न में से किस बीमारी से पीड़ित होता है। ठीक है, तो अ पर्सन हु इज अनेबल टू रीड न्यूज़पेपर विदाउट ग्लासेज इज सफरिंग फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज। ठीक है, तो उनमें कौन सा रोग होता है, अखबार नहीं पढ़ पा रहा है बिना चश्मे के। ठीक है, तो निकट दृष्टि दोष, मायोपिया, फोर साइट डिफेक्ट यानी कि दूरदृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, साइट विजन डिफेक्ट, और अबिंदुकता यानी कि एस्टिजीमिया। ठीक है, तो क्या होता है इसमें होता है फोर साइट डिफेक्ट बोला जाता है, दूर दृष्टि दोष होता है। इसमें क्या होता है, फोर साइट डिफेक्ट, दूर दृष्टि दोष होता है। ठीक है, दूरदृष्टि दोष इसमें होता है अगर वो अखबार बिना चश्मे की सहायता से नहीं पढ़ पा रहा है तो। ठीक है, इस दोष के निवारण के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। कौन से, कॉन्वेक्स लेंस का प्रयोग किया जाता है। किसका, कॉन्वेक्स लेंस का प्रयोग किया जाता है दूरदृष्टि के लिए। ठीक है, फोरसाइट डिफेक्ट के लिए, और इसका कॉन्वेक्स लेंस का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 25 हमारा है, हीटर में लगा कॉइल किसका बना होता है। ठीक है, हीटर आपने देखा होगा, तो हीटर में जो कॉइल लगी होती है वो किसकी बनी होती है, हुज कॉइल्स इज मेड ऑफ अ हीटर। ठीक है, तो हीटर में कौन सी कॉइल लगी होती है, नाइक्रोम, कॉपर, टंगस्टन, लोहा। ठीक है, तो किसकी लगी होती है, नाइक्रोम की कॉइल लगी होती है। किसकी लगी होती है, नाइक्रोम की लगी होती है हीटर में। ठीक है, तो बात करें जो नाइक्रोम होता है, ठीक है, जो नाइक्रोम होता है वो होता है निकिल और क्रोमियम का मिक्सचर होता है। ठीक है, मिश्र धातु होती है। ठीक है, किसका, नाइक्रोम किससे बनता है, निकिल और क्रोमियम का मिश्र धातु से बनता है, और यह अचुंबकीय गुणों वाला होता है, नॉन मैग्नेटिक, इसका नॉन मैग्नेटिक गुण इसमें होते हैं। ठीक है, और इसका उपयोग क्या होता है, प्रतिरोधक बनाने में होता है, रेसिस्टेंस बनाने में होता है इसका उपयोग नाइक्रोम का। और 80% निकिल तथा 20% इसमें क्रोमियम धातुओं से इसे तैयार की गई मिश्र धातु से बनाया गया नंगा तार नाइक्रोम तार कहलाता है। ठीक है, ऐसे नंगा तार होता है इसमें, और 80% क्या होता है इसमें, निकिल होता है। ठीक है, और 20% होता है क्रोमियम। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हो गया क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है, एक चुंबकीय क्षेत्र किसके द्वारा उत्पन्न किया जा सकता है। एक चुंबकीय क्षेत्र किसके द्वारा उत्पन्न किया जा सकता है, अ मैग्नेटिक फील्ड कैन बी जनरेटेड बाय। ठीक है, अ मैग्नेटिक फील्ड कैन बी जनरेटेड बाय। ठीक है, तो किसके द्वारा किया जाता है, ये किया जाता है आपका गतिशील चार्ज, केवल परिवर्तनीय विद्युत क्षेत्र, उपरोक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, गतिशील चार्ज यानी कि डायनामिक चार्ज बोलते हैं इसे। ठीक है, केवल परिवर्तनीय विद्युत क्षेत्र, वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड ओनली, उपरोक्त दोनों। ठीक है, तो बोथ ऑफ अबव एंड नन ऑफ दीज। ठीक है, तो क्या होता है, एक चुंबकीय क्षेत्र किसके द्वारा उत्पन्न किया जा सकता है, गतिशील चार्ज के द्वारा भी, डायनामिक चार्ज के द्वारा भी किया जा सकता है, गतिशील चार्ज के द्वारा, और केवल परिवर्तनीय विद्युत क्षेत्र यानी कि वेरिएबल इलेक्ट्रिकल फील्ड के द्वारा भी एक चुंबकीय क्षेत्र मैग्नेटिक फील्ड जनरेट किया जा सकता है। ठीक है, तो बात करें चुंबकीय क्षेत्र जो होता है
ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र विद्युत धाराओं और चुंबकीय सामग्री का चुंबकीय प्रभाव है। किसी भी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र दोनों दिशा और परिणाम द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है, इसीलिए यह एक क्या है, चुंबकीय क्षेत्र सदिश राशि है। क्या है, सदिश राशि है। वेक्टर फील्ड होता है, सदिश क्षेत्र होता है। और चुंबकीय क्षेत्र जो होता है गतिमान विद्युत आवेश और मूल कणों के अंतर्गत चुंबकीय आघूर्ण द्वारा उत्पादित होता है। ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड इज अ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड मैग्नेटिक मटेरियल्स। The magnetic field at any point is directed by both the direction and the result. That is why it is the vector field. ठीक है। तो the magnetic field is produced by the ghost magnetic moment of motion, electric charge and the difference of the original particles. ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 27 हमारा आता है। अब क्वेश्चन नंबर 27 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 27 हमारा है, वे तरंगें जिनके प्रसार के लिए किसी भी भौतिक माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, कौन सी होती हैं? ठीक है। वेव दैट डू नॉट रिक्वायर एनी फिजिकल मीडियम ऑफ द प्रोपगेशंस विच वन इज इट। ठीक है। तो कौन सी होती हैं? श्रव्य तरंगें यानी कि ऑडियो वेव, फ्लूइड वेव यानी कि द्रव्य तरंगें, विद्युत चुंबकीय तरंगें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलास्टिक वेव यानी कि लोचदार तरंगें। ठीक है। तो कौन सी होती हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यानी कि विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं जिनके लिए भौतिक माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है। एक फिजिकल जो प्रोपगेशन होता है, फिजिकल मीडियम होता है, उसकी आवश्यकता इसमें नहीं पड़ती है। किसमें? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में, विद्युत चुंबकीय तरंगों में। ठीक है। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक विद्युत चुंबकीय तरंगें हैं, विद्युत चुंबकीय विकिरण शून्य एवं अन्य माध्यमों में स्वयं प्रसारित तरंग होती है। इसे प्रकाश भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रकाश भी कहा जाता है, किंतु वास्तव में प्रकाश विद्युत चुंबकीय विकिरण का एक छोटा सा भाग होता है। ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस इज अ सेल्फ प्रोपगेटिंग वेव थ्रू द जीरो एंड अदर मीन्स। इट इज आल्सो कॉल्ड लाइट, बट लाइट इज एक्चुअली अ स्मॉल पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ठीक है। तो नेक्स्ट की बात करें, क्वेश्चन नंबर 28। ठीक है। तो ज़्यादा ज़्यादा लाइक शेयर भी करते रहें, शेयर जरूर कर दें। ठीक है। इसके बाद बात करें क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 है, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्यूल्स इज यूज्ड टू न्यूक्लियर रिएक्टर। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्यूल्स इज यूज्ड इन अ न्यूक्लियर रिएक्टर हो गया। जो परमाणु रिएक्टर में निम्न में से कौन सा ईंधन प्रयोग में लाया जाता है? ठीक है। जो परमाणु रिएक्टर होते हैं उनमें कौन सा फ्यूल यूज किया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग फ्यूल्स इज यूज्ड इन अ न्यूक्लियर रिएक्टर। ठीक है। कोयला, रेडियम, डीजल और यूरेनियम। ठीक है। तो कौन सा होता है? ये होता है आपका यूरेनियम को हम क्या करते हैं? परमाणु संयंत्रों में फ्यूल के रूप में, किसके? फ्यूल के रूप में प्रयोग करते हैं। न्यूक्लियर फर्नेस और न्यूक्लियर रिएक्टर इज द इंडिविजुअल विद इन द विच न्यूक्लियर चेन रिएक्शन आर इनिशिएटेड एंड कंटिन्यूड बाय द कंट्रोलिंग दैम। ठीक है। तो क्या होता है? जब परमाणु भट्टी में क्या होता है? न्यूक्लियर रिएक्टर वह युक्ति होती है, परमाणु भट्टी या जो न्यूक्लियर रिएक्टर एक ऐसी युक्ति होती है जो ऐसा फर्नेंस ऑफ रिएक्टर इंडिविजुअल विद द न्यूक्लियर चेन रिएक्शन। ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है? एक नाभिकीय श्रृंखला अभिक्रिया, न्यूक्लियर चेन रिएक्शन होती है, वो आरंभ की जाती है इसके अंदर, और उन्हें क्या करते हैं? उन्हें कंट्रोल में रखा जाता है। ठीक है। कंट्रोल में रखा जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 29 है, ml-1 t-2 किसका आयामी सूत्र है? डायमेंशनल फॉर्मूला ml-1 t-2 किसका विमीय सूत्र है? किसका
विमीय सूत्र है। ठीक है, तो किसका है? बल, फोर्स हो गया, घर्षण, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एंड वर्क एंड एनर्जी। तो किसका है? ml-1 t-2, ये आपका है एनर्जी, यानी कि ऊर्जा के जो विमा है वो है ml-1 t-2 होती है। ठीक है, तो किसी भी कार्यकर्ता के जो कार्य करने की क्षमता होती है वह क्या कहलाती है? एनर्जी कहलाती है। और एनर्जी कहलाती है कोई भी कार्य वर्क करने की जो उसमें एफिशिएंसी होगी वर्क करने की, उसकी हमको क्या कहेंगे? उसकी एनर्जी कहलाती है वह। और ऊंचाई से गिरते हुए जल में ऊर्जा होती है, क्योंकि उसमें एक पहिए को घुमाया जा सकता है उससे। ठीक है, और जिससे बिजली पैदा की जाती है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हो गया क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 की बात करें तो श्रृंखला में संयुक्त होने पर 3 समान प्रतिरोध 90 ओम के बराबर हैं। समांतर में संयुक्त होने पर उनका समतुल्य प्रतिरोध कितना होगा? ठीक है, 3 इक्वल रेसिस्टेंस आर 90 इक्वल टू देम विद द कंबाइंड इन सीरीज। ठीक है, कंबाइंड इन सीरीज, व्हाट विल बी देयर इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस व्हेन द कंबाइंड इन पैरेलल? पैरेलल में कितना होगा? ठीक है, तो पैरेलल में कितना होगा? ठीक है, तो पैरेलल में कितना होगा? पैरेलल में आपका होगा 10 ओम। ठीक है, क्योंकि समान प्रतिरोध कितना है इनमें? 90 ओम है। ठीक है, 90 ओम है, तो समांतर श्रेणी में क्या होगा इसका? 90 ओम। और क्या हो रहा है? इसका पूछ रहा है आपका समतुल्य प्रतिरोध कितना होगा। ठीक है, पैरेलल रेसिस्टेंस कितना होगा? तो 10 ओम होगा। ठीक है, इसके बाद बात करें जब 2 या 2 से अधिक क्या होते हैं प्रतिरोध, जो 2 या 2 से अधिक प्रतिरोधों को इस प्रकार संयोजित किया जाता है कि प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर का मान क्या होता है? इक्वल होता है, समान होता है। तो प्रतिरोधों के इस प्रकार के संयोजन को क्या बोलते हैं? समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। ठीक है, when 2 or more resistors are combined in such way of that the value of difference at the ends of each resistance in the same, this type of the combination of resistors is called parallel sequence assembly। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर हमारा 31। क्वेश्चन नंबर 31 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 31 हमारा है निम्नलिखित में से किसे भविष्य की धातु कहा जाता है? ठीक है, तो भविष्य की धातु विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड फ्यूचर मेटल? फ्यूचर मेटल किसे कहा जाता है? काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन मानते हैं इसे। ठीक है, तांबा, कॉपर, लोहा आयरन, टाइटेनियम और एल्युमिनियम। ठीक है, तो भविष्य की धातु किसे कहा जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड फ्यूचर मेटल? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो फ्यूचर मेटल किसे कहा जाता है? आपका जो फ्यूचर मेटल है वो है टाइटेनियम को कहा जाता है। किसे? टाइटेनियम को कहा जाता है। अब क्यों कहा जाता है इसके बारे में सुनिए। अंतरिक्ष योग की धातु के तौर पर ज्ञात जो टाइटेनियम है वो स्टील से कई गुना क्या होती है? हल्की होती है। ठीक है, स्टील से कई गुना हल्की होती है और कई गुना मजबूत मिश्रित धातु है। यह काफ़ी गर्मी को, हीट को भी सहन कर सकती है और इसमें कभी जंग नहीं लगती है। ठीक है, तो नोन एज द स्पेस कमीशंस मेटल्स, टाइटेनियम इज अ स्टील मोनिफोल्ड लाइटर एंड मोनिफोल्ड स्ट्रॉन्गर। तो मैनिफोल्ड स्ट्रॉन्गर लाइट मतलब हल्की है स्टील से और काफ़ी उससे स्ट्रॉन्गेस्ट भी है। ठीक है, तो इट कैन टॉलरेट अ लॉट ऑफ हीट एंड नेवर रस्ट। इसमें क्या होता है? जंग नहीं लगता है और ये खराब नहीं होती है। जैसे स्टील काफ़ी जल्दी हवा और पानी के संपर्क में आने से क्या होता है? स्टील में जंग लग जाती है, खराब हो जाता है, वो रस्ट कंडीशन में चला जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 32। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 हमारा है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? कौन सुमेलित नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग
नॉट करेक्टली मैच्ड, कौन सा मैचिंग नहीं कर रहा है? मैग्नीशियम आतिशबाजी, यूरेनियम परमाणु बम, सिल्वर इलेक्ट्रिकल बम और जिंक गैल्वेनीकरण। ठीक है, गैल्वेनाइजेशन हो गया जिंक का। तो क्या होता है, ये जिंक आपका जो मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम का क्या होता है, आतिशबाजी करने में यूज होता है, आतिशबाजी वाले सामानों में यूज होता है मैग्नीशियम। ठीक है, ये सही है। जो यूरेनियम होता है, यूरेनियम क्या होता है, परमाणु बम में, परमाणु बम में नहीं होता है, इसका क्या होता है, परमाणु बम में यूज होता है यूरेनियम का विखंडन। ठीक है, और जो सिल्वर होता है वो इलेक्ट्रिक बल्ब है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक बल्ब में सिल्वर यूज नहीं होता है। आपका ऑप्शन नंबर 3 गलत सुमेलित है। ठीक है, और बात करें जो जिंक होता है, वो जिंक में क्या होते हैं, गैल्वेनाइजेशन करा जाता है, लेप चढ़ाया जाता है जिंक का। ठीक है, गैल्वेनाइजेशन कहा जाता है उसे। तो सिल्वर इलेक्ट्रिकल बल्ब नहीं होता है। तो इलेक्ट्रिकल बल्ब के लिए क्या होता है, टंगस्टन धातु प्रयोग की जाती है, न कि सिल्वर। ठीक है, और चांदी विद्युत का क्या होता है, जो सिल्वर होता है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, अच्छा चालक होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 33, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 33, रासायनिक दृष्टि से सिंदूर क्या है? ये भी काफी जगह पूछा जाता है। ठीक है, काफी जगह कॉमन क्वेश्चन है, काफी जगह पूछा जाता है। ठीक है, तो रासायनिक दृष्टि से सिंदूर क्या है? व्हाट इज वर्मेलियंस इन अ केमिकल वे? ठीक है, तो मर्क्यूरियस सल्फाइड, कैल्शियम कार्बोनेट, पोटेशियम नाइट्रेट, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, तो क्या होता है, रासायनिक दृष्टि से सिंदूर क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट, पोटेशियम नाइट्रेट, मर्क्यूरिक सल्फाइड और सोडियम क्लोराइड। तो सिंदूर क्या होता है आपका, मर्क्यूरिक सल्फाइड होता है, मर्क्यूरिक सल्फाइड होता है। ठीक है, बात करें सिंदूर का रासायनिक नाम, अगर पूछता है सिंदूर का रासायनिक नाम पूछता है तो मर्क्यूरिक सल्फाइड होता है, और इसमें लेड धातु होती है। क्या होती है? लेड धातु होती है, और यह भारत में श्रृंगार के रूप में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो इसके बाद नेक्स्ट हो गया क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 है, शुष्क धुलाई के लिए, शुष्क धुलाई के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? शुष्क धुलाई के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? पेट्रोल, बेंजीन, एल्कोहल, उपरोक्त सभी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड ड्राई वॉशिंग? ठीक है, तो ड्राई वॉशिंग के लिए किसका यूज किया जाता है? इनमें से पेट्रोल, बेंजीन, एल्कोहल एंड ऑल ऑफ दीज, ऑल ऑफ अबव। ठीक है, तो क्या होता है, इन सभी का प्रयोग शुष्क धुलाई के लिए किया जाता है, ड्राई वॉशिंग के लिए। ठीक है, तो ये सभी हैं। ठीक है, तो शुष्क धुलाई में बेंजीन, पेट्रोल, अल्कोहल उपरोक्त सभी का प्रयोग किया जाता है। बेंजीन एक हाइड्रोकार्बन है। क्या है? बेंजीन क्या है? एक हाइड्रोकार्बन है। बेंजीन का सूत्र क्या है? C6H6 होता है। क्या होता है? बेंजीन का जो फॉर्मूला होता है C6H6 होता है। क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 35 है, लाल स्याही निम्न में से किससे बनाई जाती है? लाल स्याही निम्नलिखित में से किससे बनाई जाती है? किससे बनाई जाती है? रेड इंक इज मेड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग? रेड इंक मेड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग? किससे बनाई जाती है रेड इंक? रेड इंक फिनॉल से, एनिलीन से, कॉन्गोरेट से, इयोसिन से। ठीक है, तो किससे बनाई जाती है? इयोसिन से बनाई जाती है। किससे बनाई जाती है? जो रेड इंक होती है, रेड इंक किससे बनाई जाती है? वो बनाई जाती है आपका रेड इंक इयोसिन से बनाई जाती है। ठीक है, और लिखने के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली, ठीक है, जो लाल स्याही होती है अधिकांश लाल रंजक यानी कि रेड डाई इयोसिन का तनु विलयन है, डाइल्यूट सॉल्यूशन है। ठीक है, और ब्रोमीन तत्व को फ्लोरेंट, जो फ्लोरोसेंट होता है यौगिक, उसमें मिलाकर तैयार किया जाता है। किसको? ब्रोमीन को। ठीक है, तो द रेड इंक यूज्ड द फॉर द राइट इज द मोस्टली डाइल्यूट सॉल्यूट ऑफ द रेड डाई इयोसिन्स। ठीक है, इट इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग ब्रोमीन एलिमेंट इज फ्लोरोसेंट
कंपाउंड्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 36 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। ठीक है, तो कौन सा मैच नहीं कर रहा है? पोटेशियम क्लोरेट, माचिस यानी कि मैच बॉक्स, हाइड्रोक्लोरिक एसिड संचारक सेल, उपरोक्त दोनों, यूरेनियम परमाणु बम। ठीक है, तो कौन सा सुमेलित नहीं कर रहा है? ये उपरोक्त दोनों, यानी कि उपरोक्त दोनों पोटेशियम फ्लोरेट जो होता है माचिस और हाइड्रोक्लोरिक एसिड संचारक सेल, ये गलत हैं। ठीक है, तो बात करें माचिस क्या होता है? ज्वलनशीलता के लिए फास्फोरस, क्या इसकी जगह क्या होना चाहिए? पोटेशियम क्लोराइड की जगह फास्फोरस अगर होता तो सही हो जाता, एक साइड उत्तरदायी होता है। और संचायक सेल जो होता है सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 का में प्रयोग होता है। ठीक है, तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 37 है हमारा, माचिस बनाने में निम्न वस्तुओं में से किसका प्रयोग किया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स इज यूज्ड इन मेकिंग मैचेज। ठीक है, तो माचिस बनाने में किसका प्रयोग होता है? ग्रेफाइट, फास्फोरस, सिलिकॉन, सोडियम। किसका प्रयोग होता है? आपका फास्फोरस का प्रयोग होता है। किसका? माचिस बनाने में, मैच बॉक्स बनाने में किसका प्रयोग होता है? फास्फोरस का प्रयोग होता है। ठीक है, तो जो आमतौर पर क्या होता है, माचिस की तिल्ली आसानी से आग पकड़ने वाली लकड़ी की बनी होती है और इसके एक सिरे पर सी फास्फोरस युक्त पदार्थ का लेप किया जाता है। जो आपको रेड कलर का दिखता है माचिस की तिल्ली में, वही होता है। ठीक है, सी फास्फोरस। और माचिस की तिल्लियों पर जो होता है फास्फोरस स्विफ्ट पदार्थ का लेप करने के लिए जिलेटिन का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? जिलेटिन का प्रयोग किया जाता है। किसका? फास्फोरस स्विफ्ट पदार्थ का लेप करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? जिलेटिन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, द मैच स्टिक्स इज यूजली मेड ऑफ वुड कैच फायर इजीली। अ फास्फोरस रिच सब्सटेंस इज कोटेड ऑन वन ऑफ एंड इट। ठीक है, तो एक तरफ क्या लगाया जाता है? फास्फोरस का कोट किया जाता है। ठीक है, तो जिलेटिन इज यूज्ड टू कोट ऑफ फास्फोरस स्विफ्ट मटेरियल ऑन मैच स्टिक। जिलेटिन का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 की बात करें तो हमारा क्वेश्चन नंबर 38 आता है आपका, निम्नलिखित तत्वों में से कौन जब वायु तथा अंधेरे में रखा जाता है तो स्वतः दीप्त हो उठता है? ठीक है, तो अपने आप क्या होता है? जल उठता है अगर वायु और अंधेरे में हम इसे रख देंगे इस पदार्थ को। ठीक है, तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट ग्लोव्ड व्हेन द केप्ट इन एयर एंड डार्कनेस। ठीक है, तो क्या होता है? एयर एंड डार्कनेस में ग्लो कौन सा एलिमेंट करता है? तो कौन सा करता है? रेड फास्फोरस, लाल फास्फोरस, श्वेत फास्फोरस यानी कि व्हाइट फास्फोरस, सिंदूरी फास्फोरस और बैगनी फास्फोरस। ठीक है, तो कौन सा होता है? जो व्हाइट फास्फोरस होता है। ठीक है, व्हाइट फास्फोरस होता है, उससे क्या होता है? अगर हम अंधेरे में उसे रख देंगे और उसको एयर में रख देंगे तो क्या करेगा? एयर और डार्कनेस में रख देंगे तो क्या करेगा? स्वतः ही वो अपने आप ही जल उठता है। ठीक है, क्या होता है? अपने आप ही जल उठता है। तो अंधेरे में सफेद फास्फोरस में वायु में रखने पर उसमें पीला हरा प्रकाश उत्सर्जित होता है। ठीक है, और सफेद धूम बनने में जिसकी गंध क्या होती है? लहसुन जैसी होती है। ठीक है, और वायु से बचाने के लिए सफेद फास्फोरस को जेल में रखा जाता है। ठीक है, जेल में रखा जाता है, और क्योंकि साधारण ताप पर यह वायु में, ठीक है, किस में रखा जाता है? जल में रखा जाता है फास्फोरस को, और वायु से बचाने के लिए, और वायु में स्वयं जलने लगता है ये। ठीक है, अगर वायु के संपर्क में आ जाता है श्वेत फास्फोरस तो ये क्या करने लगता है? अपने आप जलने लगता है। क्वेश्चन नंबर 39 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 39 है, भारत में जल विलवणीकरण संयंत्र कहाँ स्थापित है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो जल विलवणीकरण, ठीक है, तो डिस्टिलाइजेशन बोलेंगे हम इसे। वेयर इज द वाटर डिस्टिलाइजेशन प्लांट लोकेटेड इन इंडिया? ठीक है,
तो जो डिस्टिलाइजेशन प्लांट लगा है वाटर का, वो कहाँ पे लगा था पहला? तो कहाँ पे लगा था? लक्षद्वीप, गोवा, कटक और चेन्नई। भारत में विलवणीकरण संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? ये किया गया था आपका लक्षद्वीप में किया गया था। ठीक है, कहाँ पे? लक्षद्वीप में किया गया था। भारत का पहला और निम्न, ताकि जल्दी लवणीकरण क्या हो जाए, संयंत्र 2005 में कहाँ पे लगा था? ये लगा था लक्षद्वीप में। भारत में सबसे पहले लक्षद्वीप के कवारत्ती में स्थापित किया गया था 2005 में। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 40 है हमारा, कौन सा रसायन क्षारीय भूमि सुधारक के रूप में कार्य करता है? ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। ठीक है, तो कौन सा रसायन क्षारीय भूमि सुधारक के रूप में कार्य करता है? विच केमिकल एक्ट एज एन अल्काइलिन लैंड रिफॉर्मर। ठीक है, अल्काइलिन लैंड रिफॉर्मर। ठीक है, तो क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट, जिप्सम, कैल्शियम ऑक्साइड, उपरोक्त में से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। ठीक है, तो कौन सा होता है जो रासायनिक क्षारीय भूमि को सुधारक के रूप में कार्य करता है? विच केमिकल एक्ट एज एन एल्कलाइन लैंड रिफॉर्मर। क्या होता है? जिप्सम होता है। क्या होता है? जिप्सम होता है। ठीक है, और जिप्सम एक अच्छा भू सुधारक होता है। क्या होता है? एक अच्छा भू सुधारक होता है और क्षारीय भूमि को सुधारने का कार्य करता है। ठीक है, जिप्सम इज अ वेरी गुड रिफॉर्मर ऑफ डज वर्क इट इम्प्रूव ऑफ अल्काइलिन सॉइल। अल्काइलिन सॉइल को रिफॉर्म करने के लिए काफी अच्छा होता है जिप्सम। ठीक है, इसके बाद बात करें, जो जिप्सम रिड्यूस्ड द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ एल्यूमिनियम इन एसिडिक सॉइल। ठीक है, जो जिप्सम होता है वो अम्लीय मृदा में एल्युमिनियम के हानिकारक प्रभाव को कम करता है। ठीक है, अगर ये भी क्वेश्चन बने तो एल्युमिनियम के हानिकारक प्रभाव को मृदा में कौन कम करता है? तो कौन करता है? जिप्सम करता है। ठीक है, तो जिप्सम का उपयोग फसलों में अधिक उपज तथा उनकी गुणवत्ता बढ़ाने के लिए किया जाता है। तो जिप्सम का उपयोग किस लिए किया जाता है? जिप्सम इज यूज्ड टू इंक्रीज द यील्ड एंड क्वालिटी ऑफ क्रॉप्स। ठीक है, तो उसकी गुणवत्ता और उपज को बढ़ाने के लिए किया जाता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हो गया क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 की बात करें तो शुष्क सेल। ठीक है, शुष्क सेल में निम्नलिखित में से किसका विद्युत अपघटन के रूप में प्रयोग होता है? ठीक है, विद्युत अपघटन के रूप में प्रयोग होता है शुष्क सेल में। तो अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड और कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड, और अमोनियम क्लोराइड और कैल्शियम क्लोराइड। ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एंड द इलेक्ट्रोलेट इन अ ड्राई सेल। ठीक है, तो इलेक्ट्रोलेट इन ड्राई सेल, तो विद्युत अपघटन के रूप में किसका प्रयोग होता है? तो किसका होता है? आपका अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का उपयोग होता है। किसका होता है? अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का प्रयोग होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का प्रयोग होता है। और बात करें जो शुष्क सेल होता है और एक जस्ते के बर्तन होता है। ठीक है, जस्ते का एक बर्तन होता है और जिसमें क्या करते हैं हम, मैग्नीज डाइऑक्साइड और नौशादर कार्बन आदि का मिश्रण भरा होता है इस पे। ठीक है, और इसमें कार्बन की छड़ एनोड का कार्य करती है और जबकि स्वयं जस्ते का बर्तन क्या करता है? कैथोड का कार्य करता है। ठीक है, तो द ड्राई सेल of the consist of a zinc vessels filled with a mixture of the magnesium dioxide और ammonium carbon और etc. ठीक है, एक्स्ट्रा। तो in this the carbon rods act as a node while the zinc vessels itself act as a कैथोड। वो अपने आप में क्या करता है? कैथोड का कार्य करता है जस्ते का जो बर्तन होता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हो गया क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 42 है, एक शुष्क सेल में कौन सी ऊर्जा पाई जाती है? एक शुष्क सेल में कौन सी ऊर्जा पाई जाती है? व्हाट एनर्जी इज फाउंड इन अ ड्राई सेल? व्हाट एनर्जी इज फाउंड इन अ ड्राई सेल? ठीक है, तो यांत्रिक मैकेनिकल एनर्जी, विद्युत इलेक्ट्रिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी एंड
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी। ठीक है, तो कौन सी होती है? व्हाट इज द फाउंड ऑफ अ ड्राई सेल? ड्राई सेल में कौन सी ऊर्जा पाई जाती है? कौन सी ऊर्जा पाई जाती है ड्राई सेल में? ड्राई सेल में पाई जाती है रासायनिक ऊर्जा, यानी कि केमिकल एनर्जी पाई जाती है। ठीक है, केमिकल एनर्जी पाई जाती है। बात करें रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने का एक अच्छा उदाहरण क्या है? प्राथमिक सेल या बैटरी। प्राथमिक सेल कौन से होते हैं? रेडियो वगैरह, कैमरा वगैरह में यूज होते थे पहले। ठीक है, और जो शुष्क सेल के इसी सिद्धांत पर बनी होती है। ठीक है, अ गुड एग्जाम्पल ऑफ द क्या है इसका एक अच्छा उदाहरण कौन सा है? ऑफ द कन्वर्सेशन ऑफ केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज द प्राइमरी सेल और बैटरी। नेक्स्ट हो गया क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर हमारा 43 है, एक कार की बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघटन निम्न में से क्या होता है? ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इलेक्ट्रोलाइट यूज्ड द बैटरी ऑफ कार? बैटरी ऑफ अ कार। ठीक है, तो एक कार की बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य निम्न में से क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड और प्योर वाटर, आसूत जल। ठीक है, तो क्या होता है? ये होता है आपका सल्फ्यूरिक एसिड होता है, H2SO4। ठीक है, क्या होता है? H2SO4। क्या एक कार की बैटरी में प्रयुक्त जो विद्युत अपघट्य में निम्न में से क्या होता है? जो कार की बैटरी में क्या होता है? विद्युत अपघट्य होता है, उसमें क्या होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, H2SO4। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44, जो कार की बैटरी में प्रयुक्त सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल की प्रकृति प्रबल अम्ल की होती है, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। ठीक है, जो H2SO4 होता है। इसके बाद नेक्स्ट हो गया क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 है, भारतीय जलीय निकायों में एक परेशानी घास के रूप में प्रदूषण निकालने के लिए एक जलीय पौधे को अमेरिका से पेश किया गया, इसका नाम क्या है? ठीक है, तो भारतीय जलीय निकायों में, ठीक है, भारतीय जल में क्या था? एक घास थी, उसको एक प्रदूषण के रूप में था वो। ठीक है, तो इसे निकालने के लिए एक जलीय पौधे को अमेरिका से पेश किया गया, मतलब अमेरिका से लाया गया, वो तो इसका नाम क्या है? ठीक है, एन एक्वाटिक प्लांट वाज द इंट्रोड्यूस्ड टू यूएस टू रिमूव द पॉल्यूशन इन इंडियन एक्वाटिक बॉडीज एज अ ट्रोल्बुसम वीड, व्हाट इज इट नेम? ठीक है, तो क्या है? ये है नागफनी, एगियोल्पस, जलकुंभ और पिस्टिया। ठीक है, तो कौन सा है? ये है आपका एगियोल्पस है। ठीक है, ये यूएस से मंगाया गया, जो क्या करता है? जो जलीय निकाय तालाब वगैरह वगैरह होते हैं, उनमें प्रदूषण को निकालने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, और जो जलकुंभी होता है, जलकुंभी वो दक्षिण अमेरिका का एक पौधा होता है। ठीक है, और यह बहुत ही अधिक संख्या में बीज उत्पन्न करता है, काफ़ी मात्रा में सीड उत्पन्न करता है, सीड्स होते हैं इसके, और इसके बीजों में अंकुरण की क्षमता 30 वर्षों तक की होती है। ठीक है, कितने? 30 वर्षों तक की होती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 45 है, नाइट्रोजन चक्र में मिट्टी नाइट्रेटस का मुक्त नाइट्रोजन में किसके द्वारा बदल दिया जाता है? नाइट्रोजन चक्र में, ठीक है, नाइट्रोजन जो चक्र होता है उसमें मिट्टी नाइट्रेटस जो होती है, मिट्टी नाइट्रेटस को मुक्त नाइट्रोजन में किसके द्वारा बदल दिया जाता है? कौन है जो बदलने वाला है? ठीक है, इन द नाइट्रोजन साइकिल्स विच ऑफ द सॉइल नाइट्रेट्स एंड कन्वर्टेड इनटू फ्री नाइट्रोजन। तो फ्री नाइट्रोजन में कौन बदलता है? नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, डिनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, एमोनिफाइंग बैक्टीरिया एंड इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। ठीक है, जो आपके डीनाइट्रोफाइंग बैक्टीरिया होते हैं वो क्या करते हैं? जो मिट्टी में नाइट्रेटस का क्या करते हैं? उसे फ्री नाइट्रोजन में बदल देते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, डीनाइट्रोफाइंग बैक्टीरिया। बात करें नाइट्रोजन चक्र की, तो नाइट्रोजन चक्र में मिट्टी नाइट्रेटस को मुक्त नाइट्रोजन में, जो फ्री नाइट्रोजन में डिनाइट्रोफाइंग बैक्टीरिया के द्वारा
बदला जाता है। इसके बाद नेक्स्ट हो गया क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 की बात करें तो सल्फर डाइऑक्साइड के प्रदूषक का जैविक सूचक है। सल्फर डाइऑक्साइड के प्रदूषक का जैविक सूचक है, ठीक है, काई, धुआं, ब्रायोफाइटा, इनमें से कोई नहीं। सल्फर इज अ बायोलॉजिकल इंडिकेटर्स ऑफ पॉल्यूशन ऑफ डाइऑक्साइड, ठीक है। जो सल्फर डाइऑक्साइड SO2 होता है, ठीक है, SO2 होता है, उसका जो सल्फर डाइऑक्साइड होता है उसका जो प्रदूषक का जैविक सूचक कौन सा होता है? काई, धुआं, ब्रायोफाइटा और इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो जैव इंडाइटर जो होते हैं, जैव इंडाइटर मॉस यानी कि काई होते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए है कि हाल ही में उत्तराखंड में क्या है, उत्तराखंड में एक काई पार्क बनाया गया है। इसका आंसर आप देना, मॉस गार्डन कहाँ पे बनाया गया है, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर देना आप, ठीक है। तो उसकी बात करें तो ये सल्फर डाइऑक्साइड क्या होता है, जैव इंडाइटर होते हैं ये मॉस जो होते हैं काई, ठीक है। ये क्या करते हैं, प्रकृति में मॉस क्या होता है, जैव इंडाइटर होता है, ठीक है। मौसम परिवर्तन के उसमें भी एक अच्छे प्रदूषक के रूप में जैविक सूचक में काई होती है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 47 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 47 है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस? निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? मीथेन, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ठीक है, नहीं है, ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड, सल्फर हेक्साफ्लोराइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। तो कौन सी नहीं है आपकी? कार्बन मोनोऑक्साइड है वो क्या है, ग्रीन, एक प्रदूषक तो है, ठीक है, प्रदूषक तो है, लेकिन क्या है, ग्रीन हाउस गैस नहीं है, ठीक है, क्या है, ग्रीन हाउस गैस नहीं है। कार्बन मोनोऑक्साइड इज अ मेजर पॉल्यूटेंट बट नॉट अ ग्रीन हाउस गैस, ओके। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 48 हमारा है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग दिया सलाई यानी कि माचिस बनाने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो किसका करते हैं, डाइट फास्फोरस, काला फास्फोरस, लाल फास्फोरस और सिंदूरी फास्फोरस, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड मेक मैचस्टिक मैचेज, किस में किया जाता है, ये आपका लाल फास्फोरस जो होता है, रेड फास्फोरस का उपयोग किया जाता है। इसके बाद बात करें जो दिया सलाई बनाने में रेड फास्फोरस और फास्फोरस ट्राइसल्फाइड का उपयोग होता है, और रगड़ने वाली जो सतह होती है उसमें डिब्बी पर लाल फास्फोरस, एंटीमनी सल्फाइड और कांच का चूर्ण और गोंद का मिश्रण लगाया जाता है, ठीक है। रेड फास्फोरस एंड फास्फोरस ट्राइसल्फाइड आर यूज्ड इन मेकिंग मैच बॉक्स। रबिंग सरफेस जो होती है, रबिंग सरफेस, रगड़ने वाली जो सरफेस होती है, इज रेड फास्फोरस, एंटीमनी सल्फाइड, ग्लास पाउडर एंड लेड मिक्सचर इज लेड मिक्सचर इज अप्लाइड ऑन द कंपार्टमेंट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49 नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 49 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 49 है, निम्नलिखित में से किसका मात्रक न्यूटन है? निम्नलिखित में से किसका मात्रक न्यूटन है? बल यानी कि फोर्स, विस्थापन डिस्प्लेसमेंट, दूरी डिस्टेंस एंड एनर्जी ऊर्जा। तो किसका मात्रक न्यूटन है? न्यूटन किसका मात्रक है? आपका फोर्स का मात्रक क्या है? न्यूटन होता है, ठीक है। फोर्स का मात्रक क्या है? न्यूटन होता है। बल जिसमें किसी भी पिंड में वेग बदल सकता है, ठीक है, बल क्या होता है? जो फोर्स क्या है, किसी भी पिंड का क्या है, किसी भी बॉडी का अगर बल लगाया जाए तो क्या होता है, उसका वेलोसिटी उसकी चेंज कर सकता है, ठीक है। बल का जो ऐसा मात्रक है क्या है? न्यूटन है। और इसका बात करें विमा की, ठीक है, जो विमाई फॉर्मूला है, विमीय सूत्र, इसका MLT-2 होता है बल का, ठीक है, बल का। और ये क्या होता है? एक सदिश राशि होती है बल, क्या होती है? इस सदिश राशि होती है, वेक्टर
क्वांटिटी होती है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 50 क्वेश्चन नंबर 50 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 50 है, कणों के नाम बताएं जो पदार्थों को बनाते हैं। ठीक है, कणों के नाम बताइए जो पदार्थ को बनाते हैं। नेम ऑफ द पार्टिकल्स दैट मेक अप द सब्सटेंस। ठीक है, तो क्या होता है, गैर धातु, धातु, मेटलॉइड्स और परमाणु। क्या होते हैं, परमाणु जो होते हैं वो पदार्थ को बनाते हैं। ठीक है, परमाणु क्या बनाते हैं, पदार्थ को बनाते हैं, एन एटम्स। ठीक है, तो एक परमाणु की बात करें, जो एक परमाणु साधारण पदार्थ से सबसे छोटी इकाई, मतलब सबसे छोटी घटक इकाई होती है परमाणु। ठीक है, ठोस, तरल, गैस और प्लाज्मा क्या होते हैं, तटस्थ या आयनन परमाणुओं से बना होता है। और परमाणु आपस में मिलकर क्या करते हैं, अणु यानी कि जो मॉलिक्यूल्स का निर्माण करते हैं परमाणु। ठीक है, एंड द एटम्स इज द स्मॉलेस्ट कांस्टेंट यूनिट ऑफ मैटर ऑफ एनी ऑर्डिनेंस सब्सटेंस। सॉलिड, लिक्विड, गैस एंड प्लाज्मा आर कंपोज्ड ऑफ द न्यूट्रल्स और आयंस एटम्स। ठीक है, तो एटम्स कंबाइन द फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो ये था आज का लेक्चर। ठीक है, जरूर बताएं कैसा लगा लेक्चर, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। और इससे भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन हमने बना रखे हैं आपके लिए। काफ़ी बीच में लगभग 8-10 दिन का गैप हो गया था। ठीक है, कुछ इंटरनली प्रॉब्लम हो गई थी, तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और बने रहिए ऑनलाइन स्टडी यूके के साथ। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ें। ठीक है, और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, ऑनलाइन स्टडी यूके को सर्च करें, और उसमें काफ़ी हमने नोट्स डाले हुए हैं। एनसीईआरटी 9th-10th का निचोड़ उसमें डाला गया है जो आपको फ़ायदेमंद होगा। उसमें हमने हिंदी मीडियम में सारे डाल दिए हैं, और उसमें इंग्लिश में 1-2 चैप्टर हमने डाले हैं। अब जल्द ही हम उनको पूर्ण रूप से डाल देंगे। ठीक है, और हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि लेक्चर कैसा लगा। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कर दें, सपोर्ट ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। धन्यवाद। जय हिंद, जय उत्तराखंड।